अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराचा, मेरा नाम है डॉक्टर। आपको मैं एक बात बताऊं आज प्रोग्राम के शुरू में कि सिख कम्युनिटी जो है दुनिया भर में उनकी एक बड़ी खासियत है। जो सिख लोग हैं वो बड़े खुददार लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं और हाथों से काम करते हैं। और मैंने जो ख़ास बात देखी है, तकरीबन मैं दुनिया के 57 यानी 57 ममालिक जो हैं उनमें मैं यानी जा चुका हूँ, आ चुका हूँ, कुछ में रह भी चुका हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी कोई सिख नहीं देखा पूरी दुनिया में कहीं जो किसी से भीख मांग रहा हो, जो किसी ने हाथ फैलाए हो कभी कहीं पे। और ये अपनी मदद आपके तहत ये कम्युनिटी जो है काम करती और अपनी कम्युनिटी को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देती। ये बाबा गुरु नानक जो हैं, ये उनका सबसे पहला उनका दर्स था कि इंसान की इंसानियत और उसकी इंसानियत की अजमत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इज्जत होनी चाहिए। और इसी वजह से बाबा गुरु नानक जो हैं वो आज भी अपने अकीदतमंदों के और दूसरों के दिलों में जिंदा हैं। पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है, इसके पिछले यानी क़याम पाकिस्तान से अभी तक इनके पाकिस्तान के अंदर बेपनाह कुर्बानियां हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है शाना बशाना हमारे साथ, मुसलमानों के साथ, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ इन्होंने पाकिस्तान में जो है एक एक पत्थर रख के इन्होंने हमारे साथ जो है इस मुल्क को बनाया है और इसको आगे लेके जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा कम से कम, कि सिख कम्युनिटी का कोई शख्स जो है किसी क्राइम में हो, मेजर क्राइम में हो, दंगा फसाद में कहीं पे हो, कत्लो गारत में कहीं पे हो। दैट्स अ कम्युनिटी वन कैन बी प्राउड ऑफ। दे आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। लेकिन हो ये रहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से सिख कम्युनिटी के ऊपर बेइंतहा मजालिम ढाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पाकिस्तान के अंदर। और कहने को हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान ममालिक के अंदर अगर अक़लियत के ऊपर या किसी और मज़हब के मानने वाले के ऊपर जुल्म होता है तो वो बहुत ही बड़ा जुल्म है, क्योंकि हमारी जो इस्लाम की तालीमात हैं वो इसके कुल बरक्स हैं और वो हमें बिल्कुल भी इस बात की ममानियत करती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा जुल्म जो है, मैंने आपको अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में बताया था कि आज मैं कुछ जिसे हम पंजाबी में कहते हैं भांडे फोड़ूंगा, कि मोहम्मद सिद्दीकुल फारूक जो चेयरमैन इवैक्यूएट ट्रस्ट हैं, उन्होंने यानी अजीब किस्म के मजालिम जो हैं वो यहाँ पे सिख कम्युनिटी को बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और जो इतलात आ रही हैं, कुछ चीज़ों के एविडेंस अब आना शुरू हो रहे हैं, वो लगता ही है कि ज़मीनों पे कब्जे, गुरुद्वारों की ज़मीनों पे कब्जे और उनके बिजनेसेस पे कब्जे, ये जो सारा है ये उनका फोकल पॉइंट है। और उसके बाद हमारे यहाँ एक माइनॉरिटी को ज़दकूब किया जा रहा है और उसके ऊपर गलत किस्म के पर्चे कराए जा रहे हैं, झूठी FIRs काटी जा रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनकी इमलाक ली जा रही है। और वो यानी बेसरासिमगी के आलम में वो जो है उनको, वो बेचारे कुछ अगर एहतजाज भी करते हैं तो उसको एक गलत रंग दिया जाता है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान में शायद ही कोई कम्युनिटी है जो एहतजाज नहीं कर रही, चाहे वो मजदूर कम्युनिटी हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों। कुछ अर्सा पहले वकला जो थे वो आज़ादी अदालत के लिए उन्होंने 2 साल 2.5 साल लॉन्ग मार्च की और मारधाड़ भी हुई, लोग शहीद भी हुए, मारे भी गए उसमें। लेकिन उनके ऊपर कभी हमने इल्जामात नहीं लगाए, ना लगा सकते हैं, ना लगाने चाहिए थे कि जनाब ये कोई हिंदुस्तानी एजेंट हैं या ये रॉ के एजेंट हैं या ये कुछ और गैर यानी दे आर नॉट पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज। लेकिन क्योंकि सिख जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं और सिख कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, तो उनके ऊपर सिद्दीकुल फारूक ने इस तरह के बेइंतहा इल्जामात लगा दिए। सिद्दीकुल फारूक की अपनी अपॉइंटमेंट में आपको बताऊं, ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। इनकी अपॉइंटमेंट ग्रेड 21 में हुई जब वो चेयरमैन बने इवैक्यूएट ट्रस्ट के, और गवर्नमेंट के ग्रेड 21 के मुलाजिम है। और उनका एक तुर्रा इम्तियाज यह है कि मुस्लिम लीग हाउस को वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और दीगर सरगर्मियों के लिए वो बहुत भरपूर इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद सिद्दीकुल फारूक वल फकीर मोहम्मद, तारीख पैदाइश 10/4/1947, यानी 67 ईयर्स और 7 मंथ्स अब उनकी उम्र है जब यानी जिस वक्त उनको ओहदा मिला, जबकि इस ओहदे की मियाद जो है वो 62 साल है। जो आदमी तकरीबन 67 साल से भी ऊपर हो चुका, उसको ये ओहदा दिया गया, वो बजाते खुद एक गैर कानूनी और गैर आईनी चीज है। डोमिसाइल तो उनका रावलपिंडी का है, तालीमी काबिलियत उनकी ग्रेजुएशन है, मास्टर्स भी नहीं, जो कि जरूरी थी यहाँ के लिए, और सिर्फ तजुर्बा उनका जो है चेयरमैन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहे। वो को काबिल आदमी नहीं है,
लेकिन अपनी सियासी अकरा परवरियों की वजह से वो यहां तक पहुंचे। आपको मैं एक कहानी सुनाऊं छोटी सी। ये कहानी बड़ी जरूरी है। सरदार मस्तान सिंह की ये कहानी है। सरदार मस्तान सिंह एक बहुत ही पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है और सरदार मस्तान सिंह जो हैं उनके खानदान की बड़ी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए। उनके भाई पाकिस्तान के पहले कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर हैं, जो सिख कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर हैं। हमें उन पर फख्र है, हम उनको सल्यूट करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। 25 नवंबर को बाबा गुरु नानक का जन्मदिन होता है और बाबा गुरु नानक इंतहाई काबिल एहतराम है और हम सब के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सिख यात्री जो हैं यहाँ पे उस दिन यात्रा के लिए आते हैं। इसी दौरान यहाँ पे जन्म स्थान से एक रैली का इनकाद किया जाता है जो कि मजहबी रस्म के तौर पे नगर कीर्तन उनके जो है वो कहलाती है। 2003 से इस रैली के ऊपर कुछ पाबंदियां थी हालात ठीक ना होने की वजह से, लेकिन 2015 में हालात साजगार होने के बायस सरदार मस्तान सिंह ने सिख कम्युनिटी के मेंबरान के साथ मिलकर इवैक्यूएट ट्रस्ट से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप दीगर मज़ाहिब जो हैं, ख़ासतौर मुहर्रम हो गया, रबीउल अव्वल हो गया और भी हैं, सबको अपने अपने अकीदे के मुताबिक रैलीज निकालने की इजाज़त है, तो हमें भी एक छोटी सी रैली निकालने की इजाज़त दी जाए। जब वो इवैक्यूएट ट्रस्ट से मिले तो उनको वहाँ पे ज़दकूब किया गया, मारा पीटा गया और उनको धमकियाँ दी गई वहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर 25 नवंबर को मतरूका वक्फ जो है इमलाक के चेयरमैन सदीकुल फारूक वहाँ बाबा गुरु नानक साहब के जन्मदिन पर हालात का जायजा लेने गए, तो वहाँ सरदार मस्तान सिंह ने कहा हमें आप नगर केतरीन की इजाज़त दें, जिसके लिए सदीकुल फारूक ने खुद इजाज़त दी। DPO ने रैली की सिक्योरिटी दी और मामलात उस वक्त खराब हुए जब खुद इजाज़त देने के बावजूद के बाद मौसूफ बाहर निकले और कहा कि DPO ने अपनी मर्जी से यह करवा दी है रैली, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। और उन्होंने इसके बाद मुख्तलिफ इल्जामात लगाने शुरू कर दिए कि सरदार मस्तान सिंह ने गुरुद्वारे का गेट तोड़ा है, अंदर जबरदस्ती दाखिल हो गए, ये कर दिया और गुरुद्वारे के अंदर मौजूद पत्थर उन्होंने बरसाए। कोई भी सिख दुनिया भर में, ये मेरी अकल नहीं मानती कि गुरुद्वारे के अंदर किसी किस्म का हथियार उठा ले, गुरुद्वारे के अंदर किसी किस्म की पत्थर संगपाशी कर सके, किसी किस्म का गेट तोड़ सके। सिख जो है वो ये गुरुद्वारे के अंदर नहीं कर सकता। बहरहाल इस मामले को जो है इसके लिए एक अमन कमेटी का इजलास बुलाया गया और फिर सरदार मस्तान सिंह को वहां पे उसी कमेटी के इजलास में गिरफ्तार कर लिया गया और FIR में 123 ए दहशत गर्दी, हेट स्पीच, 295 ए नामूस रसालत की दफात शामिल करके उन्हें धर लिया गया। यानी इतनी खौफनाक चीज हो रही है ये कि एंटी टेररिस्ट लॉ जो है और जो ब्लेस्मी लॉ है उसको सिद्दीकुल फारूक ने किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया ताकि उनके अपने कारनामे जो हैं उनके ऊपर जो है वो कवर रहे किसी तरह और वो सामने ना आए। फिर उसी रात, एक ही रात में थाना सिटी और थाना सदर के SHOs को तब्दील कर दिया गया और ये FIR शाम सिंह के कहने पे की गई, लेकिन उन्होंने और उनके यानी जो बेसिकली लोगों ने यहां तक बाद में इंडिया के अखबारों को कहा कि जी हम तो इसमें शामिल नहीं है। फिर जनाब सदीकुल फारूक ने 3 जनवरी 2016 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सानिया ननकाना साहब के मुल्जिमों की पुष्पनाई करने वाले मुस्लिम लीग नून के मकामी लोग जिम्मेदार हैं और उनके नाम मैं आला क़यादत को बताऊंगा और कहा कि पुलिस के आला अफसरान जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे। आज तक उन्होंने वो नाम नहीं दिए कि मुस्लिम लीग नून के वो कौन से लोग उसमें शामिल थे। 4 जनवरी को सिख बरादरी ने गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी के साबिक सरबराह सरदार मस्तान सिंह समेत 30 दीगर अफराद जो थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। इसमें तो बड़ी लंबी लंबी आगे बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जब हम पढ़े तो हमें पता चला कि इसमें ज़मीनें हथियाने का बहुत ज़्यादा एक अंसर सामने आया। गुज़िश्ता कई सालों से इवैक्यूएट ट्रस्ट के ऊपर बहुत शदीद इल्ज़ामात आ रहे हैं कि ख़ास तौर मजहबी इबादत गाहों की ज़मीनें, हिंदू मज़हब की, सिख मज़हब की, क्रिश्चियंस की, ये जो है चर्चेस की ज़मीनें वगैरह भी, ये उनको कब्ज़ा करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत डिक्लेयर करके
उनके औने पौने दामों अपने जानने वालों को दिए जा रहे हैं और उन पे कब्जे किए जा रहे हैं। हालत यह है कि गुरुद्वारों के अंदर जो चंदे और डोनेशंस जमा होते हैं उनको अंडर लॉक इन की रखा जाता है। गुरुद्वारे में जो चंदे आते हैं, पूरी दुनिया से जो सिख यात्री आते हैं और गुरुद्वारों के लिए वहां पे वो चंदा देते हैं, तो वो इवैक्यूएट ट्रस्ट जो है अपने पास वो इनकम ले जाता है और कहना उनका यह है कि हम इनकी देखभाल करते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि गुरुद्वारे और मंदिर ये कोई इतने अच्छे हाल में नहीं है। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं राना अजीम, हमारे PFUG के प्रेसिडेंट हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं पूरे मसले पे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुद सरदार मस्तान सिंह, जो सिख कम्युनिटी के एक बड़े अहम कारकुन हैं, जिनके साथ बेइंतहा मजालिम हुए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सरदार मस्तान सिंह साहब, वेलकम टू द शो एंड सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूं सर। आप हमें बताएंगे थोड़े अल्फाज में, मैंने जरा तफसील बताने की कोशिश की थी ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपके साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, फिर मैं आगे बताता हूं कि सिख कम्युनिटी के साथ क्या जुल्म हो रहा है। असल में सर मैं आपको अगर तरतीब में बताऊं तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा, शॉर्टकट में बात करूंगा। 1999 में 99 में ये पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वजूद में आई। ये कमेटी इसलिए बनाई गई कि ये गुरुद्वारों की हवाले से जो सिख कम्युनिटी के मसले मसाइल हैं या मजहबी रसूमात हैं, इसको अदा अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सिखों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया है। मेरे खिलाफ मैं 2004 में प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। 2005 में जब जल्जला वो बटग्राम वाली साइड पे आया तो उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया। उस काम से मुझ पे ऐसी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई जिसमें मैं आज तक परेशान हूँ। कि देखें सर, अगर मैं बाहर यूरोप पे किसी सिख कम्युनिटी को अपील करता हूँ कि आप मुझे चंदा दें, तो उस चंदे का मुझे पता ही ना चले, अकाउंट का पता ही ना चले कि ये अकाउंट किसने खोला, कैसे खोला, मेरी जगह पे सिग्नेचर कौन कर रहे हैं। तो उस दिन से मुझे ये अफसोस हो रहा है कि देखिए हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी होने के नाते पे हमें ये एहसास होना चाहिए कि जहाँ हमने जाना है वहाँ पे हमने सबसे पहला अपना तारफ़ जो है ना पाकिस्तान के हवाले से करवाना है। और अगर मैंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया इसलिए नहीं किया कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैंने जब बाहर जाता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि मोटर वे आपकी बहुत बेहतरीन रोड है, तो वो मुझे इस हवाले से महसूस होता है कि यार हमारे मुल्क के लीडर जो है ना उनको प्लानिंग करने भी आती है और काम करना भी आता है। लेकिन मैं बात करूँगा पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हवाले से। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वजूद जो है ना वो ना होने के बराबर है। सर अब यकीन करें कि ये ज़मीनें तो छोड़ें, ये तो बहुत छोटी बात है। जहाँ पे हमारी गुरु साहिबानों ने कदम रखे हैं, अपनी गुरबानी उच्चारण की है, उस हवाले से जो उन्होंने मार्केटें उस पर खड़ी कर दी हैं और उसको फरोख्त करके अपनी जेबों में पैसे डालें, अफसोस इस बात का है कि उसका जवाब हम किस तरीके से अपने दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कम्युनिटी बैठी है उनको दें। ये यकीन जाने कि हमारा ननकाना साहब जो है पाकिस्तान में है और इसके लिए दुनिया भर में सिख दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें ननकाना में खिदमत करने का मौका दे। और ननकाना साहब का ये हाल है कि वहाँ पे 750 मरबे ज़मीन है। इस बार मैंने चेयरमैन साहब से पहले रिक्वेस्ट की कि आपने ये वाइट वाश नहीं करवाई, इसकी वजह क्या है। तो उसने मुझसे इस बात को खोलने की या बात करने की तकलीफ ही नहीं की। इमरान साहब से मुलाकात करने के लिए कहा। इमरान साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब मसरूफ़ हैं, जो बात करनी है मेरे साथ करें। और मैंने जो बातें उनसे की उसमें कोई ऐसी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था कि जिसमें मैं किसी हवाले से बोल सका या मैं कोई जवाब दे सका या मुझे वो कोई जवाब दे सके। लेकिन फिर आपके ऊपर झूठी FIR काटी गई, आपके ऊपर मुकदमात किए गए। सर यकीन जाने कि जिस दिन ये चेयरमैन साहब गुरुद्वारा में दाखिल हो रहे थे, मैं हल्फन कहता हूँ मैं गुरुद्वारे में खड़ा था। देखें मैं दहशतगर्दी के हवाले में अगर मेरे पे FIR 123A बनाई गई है, ये मैं गुरुद्वारे में ऐसी हरकत कर सकता हूँ। और पाकिस्तान के हवाले से मैं दावे से कहता हूँ कि खुदा जानता है कि मैं सच्चा और सुच्चा पाकिस्तानी हूँ। और मेरा ये दावा है कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या हर एक को एतबार है कि हमारे साथ जितने, आप सिर्फ नहीं बाकी माइनॉरिटीज के लोग भी हैं, वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना मैं हूं। आपको किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है।
سر تو یہ میں نے جب 25 تاریخ کو گرو نانک دیو جی کا جنم دن منا رہے تھے تو یہ اندر داخل ہو رہے تھے اور میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ نگر کیرتن کا پروگرام کہاں تک ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو میں دیکھ لوں گا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ اس نے میرے خیال سائڈ پہ ریوالور بھی رکھی ہوئی تھی اور مجھے دکھانے کے لیے میں نے دیکھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پولیس والے کے پاس، لیکن تھی ان کے پاس، اور اندر جاتے ہوئے کسی کمرے میں اس کو لے گئے اور پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ بات جو ہے ہماری ملک کی اور ہمارے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں، اور بیٹھ کے بات کرنے کے حوالے سے جب ان سے بات ہوئی اور اس نے جو دھمکیاں اندر سے یہ ڈی پی او اور ڈی سی او کو لگائیں یا سیاسی لوگوں کو کہا، کچھ مجھے نہیں پتا، لیکن اب باہر نکلنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور ایجنٹ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں باہر سے، اور 35 لاکھ روپے کی مجھ سے اس نے ڈیمانڈ کی ہے، وہ میں نے نہیں دیے، اس لیے میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ تو یہ سر آپ دیکھ لیں کہ ہم اگر میں نے کروڑ روپے کا، اربوں روپے کا، سردار مستان سنگھ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور رانا عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ ایویکویٹ ٹرسٹ میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سردار مستان سنگھ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ رانا عظیم پی ایف یو جے کے صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا اخبارات میں خبریں بھی آئیں کہ صدیق الفاروق جو ہیں وہ بھاری ان کو جرمانہ ہوا، 5 سال قید اور 21 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیے گئے تھے۔ یہ سڈنلی پھر چیئرمین ایویکویٹ ٹرسٹ کیسے ان کو لگا دیا کہ نااہل ہو گئے تھے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں بلکہ سمجھتا ہوں حقیقت میں انہوں نے بہت سی بلیک میلنگ بھی کی حکمرانوں کو، خاص کر ایک سیاسی خاندان کو، حکمران سیاسی خاندان کو، جس کے بعد مجبوراً انہیں اس جگہ پر اس کو لگانا پڑا، اور جس کے یہ سیلری جو ہے آپ کو پتا ہے یہ اس کی تنخواہ کیا ہے؟ وہ 5 لاکھ روپے ماہانہ صرف تنخواہ ہے صدیق الفاروق صاحب کی۔ اور صدیق الفاروق صاحب کی خدمات بھی بہت سی ہے بہت سے کاموں میں۔ کبھی ماضی میں جا کے دیکھیں تو انہوں نے مسلم لیگ ہاؤس اسلام آباد کے اندر کچھ خواتین نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے تھے، بڑا معروف واقعہ ہے، اور اب بھی ان کی جو ایک سیکٹری ہے اور جس عہدے پہ لگی ہوئی جتنی وہ تنخواہ لے رہی ہے وہ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے۔ اور میں ایک تھوڑا سا ایک بتاتا چلوں کہ یہ جو مستان سنگھ صاحب پہ پرچہ درج ہوا تھا وہ 295 سی نہیں 295 اے کا ہوا تھا، جس میں مذہبی عبادت گاہ کی بے حرمتی کا کہا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا اسے کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ ہوا۔ اب جہاں تک صدیق الفاروق صاحب کا تعلق ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو جس سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے اس پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عزت بنانے کی بجائے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے اندر تمام اقلیتوں کو بہت کھلے دل سے قبول کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ان کی بالکل عزت کی جاتی ہے جس طرح، اور یہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی فوج میں بھی شامل ہیں، پاکستان کی پولیس میں بھی شامل ہے، پاکستان کی ایجوکیشن، ڈاکٹر، ہر شعبے میں یہ موجود ہیں، اور یہ سب سے پہلے پاکستان اسی کا یہ نام لیتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کی یہ شان بھی ہے کہ یہاں پہ تمام قومیتوں کو اکٹھے رکھا جاتا ہے۔ مگر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو جو پاکستان کے لیے بولتے ہیں اس لیے سزا دی گئی کہ وہ کرپشن کے خلاف تھے۔ ذرا آپ چلے جائیں کہ الیکشن میں یہ جو الیکشن ہوئے قومی صوبائی اسمبلیوں کے، اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے ننکانہ صاحب میں، بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو بہت سے لوگوں کو وہاں نوازا گیا۔ کنہوں نے نوازا؟ صدیق الفاروق صاحب نے نوازا۔ ذرا آپ اس کی حقیقت دیکھیں، کیوں نوازا گیا؟ اس لیے کہ مسلم لیگ جیتے وہاں سے۔ اس وقت کیوں نہیں مقدمہ درج کیے گئے؟ اس وقت جب صدیق الفاروق نے یہاں پر پاکستان کے اندر خود بے حرمتی کی مختلف گردواروں کی، جب انہیں فروخت کیا گیا، جب یہاں پہ مارکیٹیں بنائی گئیں، جب ان جگہوں کے اوپر جہاں پہ عبادت ہوتی تھی وہاں پر پلازے کھڑے کیے گئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر ہم مسجد کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم مزار کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تو کوئی بھی پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، جب ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کسی کے اور مذہب کی جو مسجد کے دستگاہیں ان کو نہ گرایا جائے، تو جو گراتے ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، تو مبشر صاحب پھر ان پر یہ 295 اے کے مقدمات ان پر درج ہونے چاہیے تھے، صدیق الفاروق پر ہونا چاہیے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ذرا ہم نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں، چلتے ہیں کہ
जनाब वीके ट्रस्ट बोर्ड की लाहौर में प्रॉपर्टियां जो हैं, आप मार रोड पे चले जाएं, आप हार्ड रोड पे चले जाएं, लक्ष्मी मेंशन से लेकर बाकी वहां पे प्लाजे किन्होंने बनाए हैं? मुस्लिम लीग से तलक रखने वाले उन ताजरों ने बनाए हैं जो आज भी इनके लिए बहुत कुछ करते हैं। उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहां पर अंदरून शहर के अंदर मैं कई ऐसी बिल्डिंगें दिखा सकता हूं जहां गुरुद्वारे थे, वहां आप प्लाजे बन गए, अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि जब चोर और चौकीदार आपस में मिले होते हैं तो फिर कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाए तो फिर उसको जबरदस्ती रगड़ा जाता है, उसके खिलाफ मुकदमे दिए जाते हैं। यही मस्तान सिंह का कसूर है। एक इसका कसूर यह है कि यह पाकिस्तानी है, यह पाकिस्तान की बात करता है। दूसरा इसका कसूर यह है कि इसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की मदद के लिए पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे किए, ज़लज़ला ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए। ये चीजें किसी सूरत में भी कबूल नहीं थी उन लोगों को जो वीके ट्रस्ट बोर्ड में सिर्फ पैसे कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए है। जहां तक इन्होंने बात की कि एक पिस्टल निकाला, मुझे बताएं कौन सा सूबाई वजीर है या कौन सी ऐसी शख्सियत है जो अपने साथ पिस्टल रखती है? भाई ये तो मुझे बताएं, इस बात का तो जवाब दें सदीकुल फारूक साहब। ठीक है, सदीकुल फारूक साहब रावलपिंडी के जिस मोहल्ले से में आप रहते थे, जो आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, वो बहुत अच्छी थी उस वक्त, ये सारी चीजें अच्छी लगती थी। लेकिन जब आप एक जुम्मेदारी पे आ गए हैं तो पिस्टल किसको दिखा रहे हैं? उसको जो पाकिस्तान की बात करता है। अब आप थोड़ा सा मैं चैलेंज करता हूं, इनके फंडिंग देख लें, आप देख लें कि ये पैसे कहां कहां पे लगते हैं, किस किस को जाते हैं, किस किस बात में जाते हैं, और किस की चिट पर किसको जमीन लीज की जाती है, किस तरह की जाती है जमीन लीज। और कहा जाता है कि भाई आपको हम लीज कर देंगे, फलां जगह पर पुलिस को भी कह देंगे, आपने जाके कब्जा लेके एक दफा बैठ जाना है। बशीर साहब ये बहुत सी चीजें हैं। आज आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है, मैं भी अगले प्रोग्राम में आपके पास बहुत सी चीजें लेके आऊंगा। मैं उन प्लाजों की तस्वीर लेके आऊंगा, उन लीज दी हुई जमीनों के रिकॉर्ड लेके आऊंगा। आप देखिए ना, हमादर शाह आज पकड़ा गया है, तो वो जमीन किसकी थी, किस गुरुद्वारे की जमीन थी? आप जरा उसको उठा के देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि वो वही यही जमीनें थी। तो उसके खिलाफ क्यों नहीं वीके ट्रस्ट बोर्ड के लोग उस वक्त क्यों नहीं बोले और आज के दिन तक क्यों नहीं बोले? कौन अदालतों में गया, किसकी तरफ से पिटीशनें दायर हुई और उस पर पैरवी पे कौन कितना जाता रहा, कौन कितना नहीं जाता रहा, और उसमें अदलिया ने क्या किया, साबिक अदलिया ने, आप उसको भी देख लें। अब ये तो इस सिख गुरुद्वारा और पाताशाही जो है मीरपुर खास की नीलामी हो गई। हाल ही में चेयरमैन इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि हुकूमत ने प्लान बनाया कि तकसीम हिंद के वक्त गैर मुस्लिमों की छोड़ी जाने वाली इमारतों को लोगों के नाजायज कब्जों से आजाद करवाया जाएगा। उनमें से एक इमारत सिख गुरुद्वारा पातशाही मीरपुर खास भी है, जिसे 2012 में खाली करवाने की बजाय 30 साल की लीज पर दे दिया गया। फिर यह मीरपुर खास के शाही बाजार के बीचों बीच वाक़ई है। इसकी 3 मंजिला इमारत है और इसके बाहर की तरफ 70 साल पुरानी दुकानें मौजूद हैं और इसके लकड़ी के दरवाजे, फोल्ड होने वाले दरवाजे, और जो दोपहर में शेड का काम करते थे, और ये दरवाजे अब भी काबिल इस्तेमाल हैं। और यहां पे बैठे हुए दुकान वाले जो हैं वो औकाफ वालों को किराया देते हैं। और बाय द वे यहां पे जमात इस्लामी का भी एक दफ्तर कायम है। अब ये 3,50,000 रुपए पे 30 साल की लीज के लिए दे दिया गया। इस तरह मेरे पास बहुत सी और इमारतों की डिटेल्स हैं और जगहों की हैं। तो मस्तान सिंह साहब, ये आप लोगों ने जब ये बातें बताई हैं वफाकुल ये इवैक्यूएट ट्रस्ट को, तो उनका आगे से क्या रद्द अमल रहा है? सर, मैंने जब सैयद आसफ अख्तर हाशमी के खिलाफ एक्शन अकेले ने नहीं लिया, मेरे साथ मेरी संगत भी थी, लेकिन उस वक्त उनका जोर और ताकत इतनी थी कि बाकी लोगों को डरा कर जाने से रोका गया। बल्कि मुझ पर भी बहुत सारी कोशिशें की गई हैं कि आप कोई रुक जाएं, लेकिन मैं अल्लाह ताला की करम नवाजी से ये दावे से कहता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी होने का सबूत ये है कि जहाँ पे खड़ा होना पड़े मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये जो सोमोटो एक्शन चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद साहब ने लिया था हमारी एप्लीकेशन पे, इस पे 98 करोड़ 60 लाख रुपए इनको नकद जमा करवाना पड़ा और 194 करोड़ रुपए का इन्होंने जो 33 और 25% का डिफरेंस था उसमें था। 400 प्लाटों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था। ऐसे देखते जाएं, ये बात अगर हम शुरू करते बहुत टाइम लगता है। मैं शॉर्टकट बात करूंगा कि सदीकुल फारूक साहब के पास में नहीं, एक मिनट सरदार साहब, मेरी एक अर्ज सुन लें आप। जी, ये प्रोग्राम एक नहीं है जी, ये हमें रोज बैठ के ये प्रोग्राम करना पड़ा और इसकी तमाम
यानी जड़ तक पहुंचना पड़ा। हम करेंगे, हम कमिटेड हैं। सिख कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, वो हमारे दिल के अंदर है। हम कमिटेड हैं आपके राइट्स के लिए। आप ये ना समझे कि एक प्रोग्राम है, ये होते रहेंगे आप प्रोग्राम। जी, मेरे ख्याल मैंने जब ये सोमो टू एक्शन का फैसला जो चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद साहब का था, ये 39 पेज पे लिखा हुआ था, और इसमें जो शर्जील शाह वगैरह, हमाद रशाद साहब थे, या ये जो बाकी पार्टियां थी, ये मेरे लॉयर को पता है, और वो आजकल जज बन चुके हैं, शराम सरवर साहब। तो मैं चाहता हूं कि मुझे मज़ीद मौका दिया जाए आने वाले वक्त में। इंशाल्लाह ये मसले, ये जो बातें हमारी होंगी, ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से मुकम्मल तौर पे करेंगे। और आपकी ये मेहरबानी है कि आपने हमें टाइम दिया, और हमें ये बात करने से लोगों को खुशी होगी कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, लेकिन जो जबर और ज़ोर आजमाई करने वाले लोग हैं, वो हमें तो FIR हमारे खिलाफ तो जमा बनवा लेते हैं, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं होती? क्यों कि वो हुक्मरान हैं, उनके पास सीट है, उनके पास ताकत है, उनके पास खुफिया तौर तरीके इस्तेमाल करने के हैं। देखें, अगर 25 तारीख को ये जुर्म होता है, FIR मेरी गलती 25 तारीख को होती, तो 18 को FIR क्यों दायर होती है? फिर सदीकुल फारूक साहब मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो शाम सिंह FIR क्यों दर्ज करवाते हैं? फिर जिस दिन FIR होती है उस दिन 25 से 30 लोग जो है नामालूम होते हैं। जो लोग एहतजाज करते हैं, जो लोग बोलते हैं, उनके नाम FIR में लिखते जाते हैं। सर, देखने वाली बात है कि जब ये बात हिंदुस्तान या दूसरे मुल्कों तक पहुंची है, तो उन्होंने मुझ पर सवाल करने की कोशिश की है, लेकिन खुदा जानता है कि मैंने कहा ये हमारा मुल्क का मसला है। हम मुल्क में, जिस मुल्क में बैठे हैं, इसमें इंशाल्लाह अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, अच्छों की वजह से इंशाल्लाह हमें ये पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएंगे। और मैं उम्मीद है कि मैं और किसी बात पे जोर नहीं दूंगा, लेकिन जो हमारे मजहबी गुरु साहिबानों ने पंजाब में ननकाना साहब से लेकर दूसरे पंजाब तक जहाँ जहाँ पे कदम रखे हैं, जहाँ जहाँ पे वो रहे हैं, वहाँ पे गुरुद्वारे महाराजा रंजीत सिंह साहब ने कैम किए हैं, बनाए हैं। अगर उनको हिस्टोरिकल हिस्ट्री बन चुकी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो आप बताएं सर, उस पर पाकिस्तान का नाम बर्बाद करने वाले कौन हैं? और उसमें वो लोगों को माफ़ करना, मैं बुरे लफ्ज़ों से कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी उम्र के वो हैं सदीकुल फारूक साहब, उसकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि पहले दिन आकर उसने 1000 कमरे का अनाउंसमेंट की थी, और उसके बाद वाइट वॉश तक नहीं करवा सका गुरुद्वारों में। मैंने उससे सवाल किया कि ये जो गुरुद्वारों की गोलक है। आपको मैं एक बात बताऊं मस्तान साहब, बात यह है कि बाबा गुरु नानक जो है ना, वो तो बहुत बड़ी हस्ती, उनका तो हम उस तरह से नहीं जिक्र कर सकते आम प्रोग्रामों में, उनके लिए तो खास जिक्र होना चाहिए। लेकिन पंजाब की जब आप बात करते हैं तो महाराजा रंजीत सिंह हों या हरी सिंह नलवा हों या ये सारे लोग हों, इनकी पंजाब में इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि जिनका जितना भी जिक्र किया जाए, उनको हम जितने भी सलाम करें वो कम है। लेकिन एक ब्रेक के बाद आते हैं मस्तान सिंह सर, जनाब राना अजीम साहब हमारे साथ ही हैं। ठीक है भाई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। दीवान खान गुरुद्वारा प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ, और वो इस तरह से कि 31/3/9 को गुलाम सरवर डिप्टी सेक्रेटरी श्राइन्स की जानिब से इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी को चूना मंडी में वाक़े गुरुद्वारे की ज़मीन के हवाले से एक लेटर लिखा गया, जिसमें बताया गया कि चूना मंडी लाहौर में वाक़े दीवान खाने के कितने रकबे पर तामीरात नहीं होनी चाहिए, जिसमें सरदार श्याम सिंह साबिक सदर गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी का भी हवाला दिया गया कि दीवान खाने की 12 मरले स्क्वायर फुट और 60 स्क्वायर फुट पर तामीरात ना की जाएं। उस जमीन पर गुरुद्वारा हुआ करता था और इस पर सिख कम्युनिटी दोबारा से अपना गुरुद्वारा तामीर कराएगी, और दीवान खाना गुरुद्वारा में गैर कानूनी तामीरातों को उसमें रुकवाया जाए। 11/5/2010 को सैयद फराज अब्बास डिप्टी सेक्रेटरी श्राइन्स ने दोबारा एक खत लिखा और दीवान खाने में गैर कानूनी तामीरात को रुकवाने का कहा, पर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। 20/5/2010 को फिर सैयद सरफराज अब्बास डिप्टी सेक्रेटरी श्राइन्स ने दोबारा खत लिखा, जिसमें दोबारा कहा गया कि गैर कानूनी तामीरात को होने से रोकें, दिस में बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, उन्होंने लिखा। 7/9/2010 को जाहिद हुसैन बुखारी एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स ने होम सेक्रेटरी पंजाब को लिखा कि प्रॉपर्टी नंबर F2145 एंड 2147
इवैक्यूएट ट्रस्ट की कंट्रोल और मैनेजमेंट में प्रॉपर्टी है और मुजाज अथॉरिटी ने मिस्टर मोहम्मद फजल सन ऑफ हाजी मोहम्मद अफजल को तामीरात की इजाजत दे दी है। और दूसरी जानिब सिख कम्युनिटी का दावा है कि प्रॉपर्टी नंबर F2147 दीवान खाना की मिल्कियत है और दीवान खाना सिख कम्युनिटी की मजहबी जगह है और इस जगह की हुर्मत और एहतराम का पास यकीनी बनाया जाए। और अगर डेवलपर ने उस गुरुद्वारे की जमीन पर काम ना रोका तो पूरी दुनिया के सिख इस पर सवाल और एहतजाज करेंगे, जिससे मुतालिक पाकिस्तान का दुनिया में मनफी इमेज जाएगा। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए और मुतल्लिका थाने को हदायत करनी चाहिए कि वह इस गुरुद्वारे की जमीन पर नजर रखे और गैर कानूनी तामीरात ना होने दे। 10/11/2010 को आमिर खान वजीर सेक्रेटरी श्राइन्स ने सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को लेटर लिखा जिसमें दरखास्त की गई कि दीवान खाने की जमीन का कब्जा जल्द अज जल्द पाक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिलवाया जाए। 24/3/2011 को जाहिद हुसैन बुखारी एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स की जानिब से IG पुलिस लाहौर को लेटर लिखा गया और उसमें भी मुतालबा किया गया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और दीवान खाने की जमीन का कब्जा हासिल करके जल्द अज जल्द ओरिजिनल मालकान को दिया जाए। राना अजीम साहब, ये जो सारे खतूत का मैंने हवाला दिया, ये मैंने सिर्फ एक गुरुद्वारे की जमीन का और गुरुद्वारे का आपको मैंने बताया कि अगर हम यहाँ पे बैठ के बाबरी मस्जिद के ऊपर इतना हम करते जो कि करना चाहिए, यानी सही किया हमने, तो सिखों के गुरुद्वारे भी तो इंतहाई काबिल एहतराम है और उतने ही काबिल एहतराम है किसी की भी इबादतगाह जो है जो हमेशा से उनकी थी, तो वहां पे दूसरी तामीरात की इजाजत क्यों दी जाए कब्जा करके। अच्छा, ये तो आपने बशर भाई एक गुरुद्वारे का जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, चूना मंडिया वाले का। आप अंदरून आ जाए, रंग महल में देख लें, लोहारी गेट में देख लें, उसके बाद आप आए मलक मिराज खालिद मरहूम जहां रहते थे, जो बिल्डिंग थी ये बीडर रोड के ऊपर, हार रोड बिल्कुल साथ, वो बिल्डिंग भी तो सिख गुरुद्वारे की थी, इनके नाम की थी। उस पर आज प्लाजे बन चुके हैं, 6 प्लाजे बने हैं और ये 6 के 6 प्लाजे मुस्लिम लीग से तलक रखने वाली शख्सियात ने बनाए हैं और उस पर आज के दिन तक एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ। मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है, मैं बिल्कुल वो सामने ला सकता हूं कि लाहौर समेत ननकाना, इसके अलावा हसन अब्दाल, शेखुपुरा, नारोवाल, जहां जहां पे हैं, ये कितनी प्रॉपर्टी हैं जिन पे कब्जे हुए, कितने गुरुद्वारे हैं जिन्हें गिराकर प्लाजे बनाए गए और कितने गुरुद्वारे इस वक्त मौजूद हैं जहां अंदर रहायशें रखी गई हैं। ये कौन सी ऐसी जगह हैं, इनकी जगह हैं जो सेल की गई हैं। जिस मुल्क के अंदर, जिस शहर के अंदर ऐसे चेयरमैन बन जाएं जो सिर्फ वहां पे कमाई करने के लिए आए, जो वहां पर सिर्फ इसलिए आए कि वहां पर हम पैसे कमाएंगे और अपने बनाने वालों को देंगे और सियासी जमातों के ऊपर खर्च कर कर मजीद अपने लिए आगे ज्यादा ओहदे लेंगे, तो वहां पर क्या होगा। अब आप जरा इनका एक बजट निकाल के देखें। जो सिख बरादरी आती है, इंडिया से आती है, ननकाना साहब के उर्स पे और दीगर यहाँ पे जो उर्स होते हैं, इनके त्यौहार होते हैं, उस पे उनको जो खाना दिया जाता है उसके रेट क्या है और वहां पे पैसे काटे कितने जाते हैं। अगर 300 अफराद आते हैं तो 3000 का बिल किस तरह बनता है। और फिर होता क्या है कि जो शख्स भी बोलता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उस पर सख्तियां कर दी जाती हैं, उस पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। और अगर सिख बरादरी को भी इस पाकिस्तान के अंदर पहली दफा, हमें तो सिखों को पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे रखना है, इकट्ठे रखकर इस पाकिस्तान के लिए जो आवाज बुलंद करते हैं उसको आगे लेकर जाना है, ताकि पूरी दुनिया में यह पता चले कि इंडिया के अंदर तो जुल्म होता है लेकिन पाकिस्तान में अकलियतों के साथ बड़ा बेहतरीन सलूक होता है। मगर इस दफा यह हो गया कि इन्होंने सिख बरादरी को भी आपस में लड़ा दिया। सिद्दीकुल फारूक ने वही किया जो किसी वक्त में वो अपनी पार्टी के अंदर भी करते थे, वही तजर्बा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किया। मैं बशर साहब चैलेंज से कहता हूं, मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं, क्योंकि सिद्दीकुल फारूक साहब को बड़ा शौक है कि फौरी तौर पर एक नोटिस भेज देते हैं या फौरी तौर पर एक कह देते हैं जी इसके मालिक से बात करें, इसके फलां से बात करें। ले मैं उनको चैलेंज करता हूं कि सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं अगले प्रोग्राम में पूरी लिस्ट लेकर आऊंगा कि कहां कहां पर कब्जे हुए हैं। मैं लिस्ट लेकर आऊंगा कि आपके कितने कितने लोगों को आपने कितने कितने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी से नवाजा है, साबित कर दे। आप चला बदामी बाग में चले जो इन्होंने फ्लैट बनाए हुए हैं। राना साहब, मुझे जिस बात की तशवीश हो रही है वो ये कि मजहबी इबादत गाहों को गिरा कर उनकी जगह कमर्शियल प्लाजे तामीर नहीं हो सकते। बहैसियत मुसलमान मैं तो उस पर एग्री नहीं कर सकता। तो आई मीन ये करने वाला अपने आप को मुसलमान कैसे कहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि मजहबी इबादत गाहों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंच सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था,
جن کے لیے جو کل کائنات کے مالک ہے، دو جہاں کے مالک ہیں، انہوں نے فرمایا تھا جن کے لیے یہ ہم سب، جن کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، انہوں نے بالکل بتایا تھا کہ ان کا حکم ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو مت گراؤ. خاص کر دیکھیں پاکستان کے اندر تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا حکومت سے لاکھ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر پاکستان کے اندر آزادی تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ صدیق الفاروق صاحب کس سے بدلہ لے رہے ہیں، پاکستان سے، اس حکومت سے، یا وہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ آصف ہاشمی پہ بہت الزامات لگ سکتے ہیں، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن کم از کم اس وقت میں پاکستان کے گردواروں کو اس طرح گرایا نہیں گیا، وہاں پہ یہ سب کچھ نہیں کیا گیا، سکھوں کو آپس میں لڑایا نہیں گیا، پاکستان سے محبت کی جائے نفرت کا درس نہیں دیا گیا. یہ ہوا تھا. آپ نیکسٹ پروگرام میں دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے پاس بھی ہیں، میں بھی لے کے آؤں گا اور سامنے رکھیں گے. پھر یہ سوال کریں گے نیب سے بھی، پھر یہ سوال کریں گے پاکستان کے اساس داروں سے بھی، پھر یہ سوال کریں گے ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی اور عدالتوں سے بھی کہ اس پر ایکشن کون لے گا، اس کو کون پکڑے گا. اگر کوئی نہیں پکڑتا تو پھر سب اس میں ملزم ہیں، اگر پکڑ لیں گے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا اور یہ سامنے آ جائے گا کہ اس پاکستان کے اندر اقلیتوں کے خلاف سازش کرنے والا کون ہے. سردار مستان سنگھ، آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں صرف اپنی ذات کا نہیں، میں رانا عظیم سے میں پہلے بات کر چکا ہوں، اور ان کی اور اپنی پی ایف یو جے جو آرگنائزیشن ہے ہماری، ان سب کی طرف سے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حق میں، آپ کے گردواروں کی حرمت کے لیے اور ان کے احترام کے لیے ہم کھڑے ہوں گے سب سے پہلے، اور عدالتوں میں ہم جائیں گے، پٹیشنرز ہم بنیں گے، نیب کو ہم لوگ درخواستیں دیں گے، آپ کو نہیں ہم دینے دیں گے. یہ ہمارا بھی فرض ہے. تو آپ اس میں ہمیں پلیز جی اگر مناسب سمجھے تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو مجھے صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ آپ غیر ملک کے ایجنٹ ہیں، تو میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بادشاہی مسجد کے قریب گردوارہ ہے ڈیرہ صاحب، اس کے بارے میں پوچھا جائے ان سے کہ آپ لوگوں نے ہندوستان کی ایک پارٹی سے کتنے پیسے لیے ہیں اور وہ ٹھیکہ کس طریقے سے کس قانون سے دیا ہے، اور وہ پوچھا جائے کہ آپ نے ہسٹوریکل ہسٹری کو ختم کرنے کے حوالے سے سکھ قوم کو اعتماد میں لیا ہے اور سکھ قوم کا اس میں کیا رول تھا یا کیا کیا، یہ ہمیں بتا دے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ آنے والے وقت میں جب تہواروں پہ لوگ آئیں گے تو یہ ضرور نوٹ کر کے جائیں گے کہ یہ کیوں ہوا یا کیسے ہوا. اگر ہم سے سوال ہوئے تو ہم تو یہی بات کہیں گے کہ دیکھیں ہماری بس کی بات نہیں ہے. صدیق الفاروق صاحب چیئرمین ہیں اور پی ایس جی پی سی کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جو وہ پی ایس جی پی سی کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پی ایس جی پی سی کے ممبران اتنے کمزور کیوں ہیں. اگر اسی حوالے سے اگر کمیونٹی سے ممبر کمیونٹی کے تھرو لیے جائیں، میرے خیال میں ایسے ملک کو بدنام کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ ملک کو خوبصورت طریقے سے یہ اقلیتوں کے حوالے سے اچھا رسپانس دیں گے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان گردوارہ پربندک کمیٹی اگر اپنے وجود پر آنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ ای ٹی پی بھی تعاون کرے تو ایس جی پی سے کم ہم نہیں ہیں. ہم ان کے مقابلے میں ہر کام کر سکتے ہیں، ہر حوالے سے پازیٹیو رسپانس دے سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ہماری جو یہ پاکستانی ویکیوٹس پراپرٹی بورڈ کے حوالے سے ہیں، پاکستان گردوارہ پربندک کمیٹی کے حوالے سے لوگ جو کام کرتے ہیں، کم از کم اتنا سوچ لیں کہ ہمارا مسلمان اور سکھوں کا ایک رشتہ ہے. اس رشتے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ ایک طرف قلعہ ہے، دوسری طرف بادشاہی مسجد ہے، تیسری طرف منار پاکستان ہے، اور درمیان میں آپ اپنے پیسہ کمانے کے لیے اتنی بری حرکت کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا نام کتنا بدنام ہوتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو کاروائیاں یا جو ایکشن یہ لے رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں کہ ہم امن کمیٹی کے ممبر ہیں اور تھانے جا کر ہمیں امن کمیٹی کی عید میلاد النبی کے حوالے سے بلایا جاتا ہے اور وہیں پہ گرفتار کر کے 123 ہمیں اس کے بعد لگائی جاتی ہے ہم پہ. یہ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں دہشت گرد اگر پاکستان ہی کہتا ہے تو ہم کہاں جائیں. ہندوستان ہمارے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ جب کرتا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ بھی ہماری اقلیت ہے. یہاں پہ ہمیں ہر حوالے سے تحفظ ہے. میرا بھائی جو ہے ہرچرن سنگھ وہ پاکستان آرمی کا میجر ہے، میرا بردر ان لا جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں. ہم چھوٹی سی کمیونٹی کے حوالے سے یقین جانیں، جہاں پہ ہماری ریپوٹیشن کو چیک کرنا ہے تو کر لیں. ہماری ہمدردی، ہماری محبت، ہمارا خلوص پاکستان میں کسی سے کم نہیں ہے. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایک پروگرام نہیں
سکھ کمیونٹی کے لیے. ہمیں 20 کیا ہمیں 200 پروگرام کرنے پڑے سکھ کمیونٹی کو ان کا حق دلوانے کے لیے, ہم وہ کریں گے جب تک آپ کو اور آپ کی تمام کمیونٹی کو آپ کا جائز حق نہیں ملتا اور آپ کی مذہبی رسومات اور عبادت گاہوں کو احترام سے, ان عقیدت سے ان کے وہاں پہ حفاظت نہیں ہوتی. رانا عظیم آپ کا بہت بہت شکریہ. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.